शेगोदूफ में गिरी, जिसके बाद दुनिया भर में हल्ला होने लगा क्योंकि पोलैंड में मिसाइल गिरने का मतलब है नेटो पर हमला, क्योंकि पोलैंड नेटो का हिस्सा है और नेटो संधि का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नेटो में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी मेंबर उसे खुद पर हमला मानेंगे। पोलैंड का रूस पर लगाया गया आरोप इसलिए बड़ा था कि उसका कहना था कि रूस की मिसाइलें पोलैंड में करीब 24 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी और उसकी पूर्वी सीमा के पास शेगोदूफ नाम की जगह पर गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद नेटो ने मामले की जांच शुरू कर दी। नेटो को लगता है ये मिसाइलें यूक्रेन के सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी, क्योंकि रूस की 100 मिसाइलों के जवाब में यूक्रेन ने भी कई मिसाइलें दागी थी। वो रूस की मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता था और इसी चक्कर में यूक्रेन की 2 मिसाइलें पोलैंड पहुंच गईं। मामले की जांच में जुटा नेटो इसी एंगल पर जांच कर रहा है। बाइडेन ने तो ये तक बोल दिया कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की थी। ये बात तुर्की ने भी कही और रूस पर लगे आरोपों पर विश्वास नहीं किया। मतलब नेटो ने पोलैंड की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। हालांकि उसने पोलैंड को अकेला नहीं छोड़ा और रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने सच में पोलैंड पर मिसाइलें गिराई होंगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी हो हल्ले के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति पलट गए और कहने लगे कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की थी और उन्हें नहीं लगता कि रूस का टारगेट पोलैंड था। जबकि इससे पहले पोलैंड खुलकर कह रहा था कि मिसाइलें रूस की हैं। माना जा रहा है कि पोलैंड का बयान बाइडेन का रुख देखकर बदला, क्योंकि बाइडेन इस मामले में रूस को दोषी ठहराने से बचते दिखे। पोलैंड नेटो का हिस्सा भी है और यूक्रेन का दोस्त भी, जो जंग के पहले दिन से यूक्रेन के लोगों की मदद कर रहा है, वो भी ये जानते हुए कि रूस उसे इस बात की सजा दे सकता है, क्योंकि रूस बोल चुका है कि यूक्रेन का दोस्त उसका दुश्मन होगा। पुतिन की चेतावनी नेटो को भी मिल चुकी है। रही बात पोलैंड की, तो वो तो अमेरिका से मदद मांग रहा है। उसने ये मांग की थी कि वहां पर परमाणु हथियार तैनात किए जाएं, क्योंकि वो पुतिन की खतरनाक मिसाइलों की रेंज में है। इस बीच रूस ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पुतिन ने अपने हथियारों का खजाना खोल दिया और उनकी सेना ने यूक्रेन की राजधानी में अंधेरा फैलाने के लिए सैकड़ों मिसाइलें चला डाली। लेकिन अब तक उनकी कोई मिसाइल यूक्रेन पार नहीं गई, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि नेटो को हमले की धमकी देने में और सच में हमला करने में अंतर है। और बाइडेन के बयान से भी ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में रूस को सीधा दोषी ठहराना नहीं चाहते। इसी वजह से नेटो ये पता लगा रहा है कि मिसाइल किसकी थी, कहां से आई थी और पोलैंड में कैसे गिरी। इस बीच रूस की तरफ से दावा कर दिया गया कि दुनिया तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। यह बयान रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने दिया। मतलब यह कि पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद यूक्रेन की जंग के विश्व युद्ध में बदलने की अटकलें बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। खुद रूस को भी यही लग रहा है। इसीलिए इस बार रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने पश्चिमी देशों को खूब सुनाई। रूस का मानना है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश जंग में शामिल होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसीलिए पोलैंड पर जानबूझकर मिसाइल गिराई गई ताकि रूस को दोषी ठहराया जा सके। 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल हुई थी। तभी से रूस के खिलाफ अकेली यूक्रेन की सेना मोर्चा संभाले हुए है। अमेरिका ने उसी वक्त कह दिया था कि अगर नेटो के किसी भी सदस्य देश पर आंच आई तो रूस को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मतलब ये कि रूस की कोई मिसाइल अगर गलती से भी नेटो के किसी सदस्य तक आई तो जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी और अब वही होता हुआ दिख भी रहा है। यहां तक कि रूस को भी ऐसा ही होने की आशंका दिखने लगी है। 1939 में हुआ दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के पीछे भी पोलैंड एक बड़ी वजह बना था। उस वक्त भी पोलैंड पर हमला होने की वजह से जंग छिड़ गई थी और इस बार भी पोलैंड तक पहुंची एक मिसाइल ने सारे समीकरण बदल दिए। अचानक लगने लगा है कि यूक्रेन में चल रही जंग कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है। 1939 में नाजी जर्मनी की फौज 1 सितंबर की सुबह पोलैंड में दाखिल हुई थी। इसके 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और अब एक बार फिर पोलैंड की जमीन पर एक मिसाइल गिरी है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद अमेरिका और पोलैंड ने रूस पर आरोप नहीं लगाए। दोनों ने मान लिया कि ये मिसाइल रूस ने नहीं दागी थी, लेकिन माना जा रहा है कि मिसाइल दागने में इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। मुमकिन है कि ये मिसाइल जानबूझकर पोलैंड की धरती पर दागी गई हो। उधर खबर है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मिसाइल फटने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को फौरन मदद का ऐलान कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बीच 2 मिसाइलें पोलैंड के में सीमा में भी फटी, जिनसे हुए धमाकों की गूंज ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए।
और राष्ट्रपति बाइडेन ने आनन फानन में यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान कर दिया ताकि वो रूस की घातक मिसाइलों से खुद को बचा सके, जिनके हमले आने वाले दिनों में और तेज होने की आशंका है। खबर है कि बाइडेन ने यूक्रेन के लिए 3,700 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की, जिसके बाद यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई तेज होने की उम्मीद है। और बाइडेन ने सैन्य मदद का ऐलान उस वक्त किया जब पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि अमेरिका का ये रुख रूस के साथ सीधे टक्कर की बड़ी वजह बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका से मिले घातक हथियार पहले ही यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं, जिनकी मदद से यूक्रेन अब तक रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना करता आया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जेलेंस्की को अमेरिकी रॉकेट, बम और मिसाइलें नहीं मिलती तो वो पुतिन की फौज के सामने इतने दिनों तक नहीं टिक पाते। और अमेरिका से मिला हाइमार्स तो इस जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि जब से अमेरिका ने ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिया है, इस युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो गया। इसकी मदद से किए गए हमलों की बदौलत जेलेंस्की के सैनिक न केवल तेजी से आगे बढ़े बल्कि कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। और खबर है कि हाइमार्स की कामयाबी को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को बड़ी संख्या में इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉकेट सप्लाई करने की तैयारी में जुट गया, जिसके लिए अमेरिकी सेना ने इन्हें बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को करीब 50 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और पुतिन अमेरिका के इसी रुख की वजह से आग बबूला है। अब वो अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो में शामिल 30 देशों से भिड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार धमकाने के बावजूद यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई होती रही। पिछले कुछ महीनों में तो इसकी रफ्तार बढ़ गई, यानी न अमेरिका माना और न ही उसके दोस्त। उन्होंने यूक्रेन को जंग में बनाए रखा और पुतिन के गुस्से की आग में घी डालते रहे। और अब ये आग इतनी भड़क चुकी है कि बाइडेन समेत पूरा का पूरा नेटो इसमें झुलस सकता है, क्योंकि यूक्रेन पर हमलों ने दिखा दिया कि पुतिन जंग में पीछे नहीं हटेंगे। उधर जंग के 265वें दिन यानी एक रोज पहले पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों की बौछार से दहला दिया। पुतिन की सेना ने कीव पर इतनी मिसाइलें दागी कि पूरा शहर खौफ से भर गया। इससे पहले कीव पर 10 अक्टूबर को बड़ा हमला हुआ था, लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इस बार तो रूसी सेना ने सारी हदें ही पार कर दी। एक रोज पहले उसने मिसाइलों की ऐसी बौछार की कि कीव का आसमान ढक गया, और जब उसकी मिसाइलों ने कीव की जमीन को छुआ तो वहां सांसें रोक देने वाले धमाके शुरू हो गए। कीव की इमारतें मिसाइलों की मार से धराशायी होने लगी। मिसाइलों के टकराने के बाद कई इमारतों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। मिसाइलों की मार से जब वहां हर तरफ तबाही मची थी, कीव एयर अलर्ट के सायरन से गूंज रहा था। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने कुछ ही देर में 90 से ज्यादा मिसाइलों से उसके कई शहरों को निशाना बनाया, जिनमें ज्यादातर मिसाइलें राजधानी कीव पर दागी गईं। और इस हमले ने यूक्रेन की राजधानी को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी रूस ने वहां की रिहायशी इमारतों पर अटैक किया। मतलब ये कि रूस की मिसाइलें ऐसी बिल्डिंगों पर बरसीं जिनमें लोग रह रहे थे। और ऐसी ही एक इमारत का एक वीडियो यूक्रेन की एक सांसद ने जारी किया। वीडियो में बिल्डिंग के बीच का हिस्सा धराशायी दिखाई दिया। उसकी कई मंजिलें आग की चपेट में आ गई थी। वहां से आग की तेज लपटें निकलती दिखी। यूक्रेन ने दावा किया कि ये तो सिर्फ एक इमारत का हाल है, जबकि ऐसी 10 से ज्यादा बिल्डिंग मिसाइल हमले में तबाह हो गई। रूस के इस जोरदार हमले के बाद कीव के लोग इतने खौफ में आ गए कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग शहर से भागने लगे और इस वजह से वहां की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दिया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सामने आए और उन्होंने लोगों को बंकरों में छिप जाने की सलाह दी। Нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! खैरसौन में रूसी सेना के पिटने के बाद से ही माना जा रहा था कि पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला जरूर करेंगे। खुद यूक्रेन ने इस बात की आशंका जताई थी कि उसके 7 शहर पुतिन की मिसाइलों के निशाने पर हैं। और इस खबर के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दाग दी। कहा जा रहा है कि एक साथ इतनी मिसाइलें दागकर पुतिन ने खैरसौन में मिली हार की बौखलाहट मिटाई, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन ने बदला लेने के लिए ही कीव पर बड़ा हमला किया था। यह हमला रूस ने 10 अक्टूबर को किया था, जब उसकी मिसाइलों ने कीव की सूरत बिगाड़ कर रख दी थी। कीव की सड़कों पर गाड़ियां जल रही थी और हर तरफ तबाही ही तबाही थी। तब कहा गया था कि पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज पर 8 अक्टूबर को हुए हमले का बदला लिया था। उन्होंने एक ब्रिज पर धमाके के बदले यूक्रेन के 7 शहरों को दहला दिया था और अब ठीक उसी तरह कीव समेत कई शहरों पर उनकी मिसाइलों ने वार किया, जिसके बाद जेलेंस्की ने पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई। Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх. इसी के साथ यूक्रेन ने इस बात का भी डर जताया कि आने वाले दिनों में रूस इससे भी भीषण हमले कर सकता है
और उसके निशाने पर यूक्रेन के आम लोग होंगे ताकि घबराकर ज़ेलेंस्की हथियार डाल दें। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिस वक्त कीव पर मिसाइलों से हमला हो रहा था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ वहीं मौजूद थे। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से किया। और उसके मुताबिक जिस वक्त कीव पर रूस मिसाइलों की बौछार कर रहा था, CIA के चीफ बिल बर्न्स वहीं थे। दावा किया गया कि बिल बर्न्स यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने कीव पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान रूस ने वहां मिसाइलों से बड़ा हमला बोल दिया। हालांकि दावा किया गया कि जब कीव पर मिसाइलें बरस रही थीं तो CIA प्रमुख अमेरिकी दूतावास में सुरक्षित थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बिल बर्न्स ज़ेलेंस्की से रूस के परमाणु हमले की धमकियों पर चर्चा करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अमेरिका इस कोशिश में जुटा है कि रूस को परमाणु हमला करने से पहले ही कैसे रोका जाए। और कहा जा रहा है कि इसी मुहिम के तहत बिल बर्न्स ने 2 रोज पहले तुर्की में रूस की खुफिया एजेंसी के चीफ से मुलाकात की थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि उस बैठक के दौरान अमेरिका ने परमाणु युद्ध को लेकर रूस को सख्त चेतावनी दी, क्योंकि अमेरिका को इस बात की आशंका है कि परमाणु हमला हुआ तो बात यूक्रेन जंग से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पुतिन को जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी ऐसे ही खतरनाक बम का इस्तेमाल करेंगे और फिर वो जंग ऐसी होगी जो पूरी दुनिया में तबाही ला देगी। माना जा रहा है कि इसी तबाही को रोकने के लिए अमेरिका की पहल पर तुर्की की राजधानी अंकारा में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बीच बैठक हुई थी। खबर है कि वहां अमेरिका ने रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर नतीजों के बारे में चिताया था और इसी बैठक के अगले दिन बिल बर्न्स कीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी मौजूदगी में ही रूस ने जोरदार मिसाइल हमले किए। इस बीच ईरान के ड्रोन पर अमेरिका की बौखलाहट एक बार फिर सामने आ गई। ईरान की कई कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। ये वो कंपनियां हैं जो या तो ड्रोन बनाने में शामिल रहीं या फिर रूस तक ड्रोन पहुंचाने में इनकी भूमिका रही। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग तक ईरान के ड्रोन पहुंचने में जिसका भी हाथ रहा, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। रूस के हाथ में ईरान के ड्रोन पहुंचने के बाद यह अमेरिका का पहला बड़ा कदम है। अमेरिका ने सिर्फ कंपनियों पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि कई कारोबारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के फैसले से यह साफ हो गया कि ईरान के ड्रोन उसकी आंखों में चुभ रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के आम नागरिकों की हत्या के लिए हो रहा है। पिछले 1.5 महीने से ईरान के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन की जंग का रुख पलट रहे हैं। रूस की फौज बड़े पैमाने पर ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। और सबसे बड़ी आफत यह कि अमेरिका की एंटी ड्रोन मिसाइलें भी ईरान के इन ड्रोन को नष्ट करने में नाकाम हैं। ऊपर से पता चला है कि दुनिया के कई देशों की सेनाएं ईरान के ड्रोन खरीदने की तैयारी में हैं, जो सीधा सीधा अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले तक सेना के इस्तेमाल लायक ड्रोन बनाने में अमेरिका का कोई तोड़ नहीं था। माना जा रहा है कि अमेरिका के लगाए बैन से ईरान को झटका जरूर लगेगा। सबसे बड़ी वजह यह कि पहले से प्रतिबंधों की मार झेल रहा ईरान गुपचुप तरीके से ड्रोन बना रहा है। ऐसी कई कंपनियां ड्रोन बनाने में शामिल हैं जो विदेशों में कारखाने चला रही हैं। ऐसी कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक कि ड्रोन रूस तक पहुंचाने वाली सप्लाई चेन पर भी इन प्रतिबंधों का असर पड़ सकता है। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि पहली बार हथियारों के कारखाने से ईरान पैसे कमा रहा है, इसलिए वो किसी भी तरह के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए तैयार है। इधर साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान के जंगी जहाज आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां ऐसे हालात बन गए कि मानो दोनों देश कभी भी एक दूसरे पर हमला कर देंगे। ताइवान ने दावा किया कि चीन ने अपनी नौसेना के एक जंगी जहाज को उसकी सीमा के करीब भेजा और तनाव के बीच उसे एक बार फिर अपनी सेना की ताकत से डराने की कोशिश की। दोनों देशों की नेवी के जंगी जहाजों का आमना सामना ताइवान स्ट्रेट में हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। ताइवान का दावा है कि चीन के जंगी जहाज ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को भी पार किया और उसकी सीमा की तरफ बढ़ा। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। सामने आए वीडियो में दिखा कि जब दोनों देशों के जंगी जहाज शांत समंदर में एक दूसरे से टकराए तो ताइवान की नौसेना ने चीन को चेतावनी दी कि वो ताइवान के इलाके में है और वो वहां से लौट जाए। लेकिन चीन पर ताइवान के तीखे तेवर का कोई असर नहीं हुआ और हमेशा की तरह इस बार भी चीन ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। चीन के जंगी जहाज ने ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो इस बार ताइवान को छोड़ेगा नहीं। यानी जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन लगातार ताइवान के लोगों को डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो फिर उसकी सेना ऐसा हमला करेगी कि ताइवान के लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और वो बड़ी आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा। यही वजह रही कि जब ताइवान की नौसेना की तरफ से चीन के जंगी जहाज को वहां से लौट जाने की चेतावनी दी गई तो जवाब में चीन ने दो टूक कहा कि वो अपने इलाके में है और ताइवान को धमकी दी कि वो अपनी जबान संभाल कर बात करे, क्योंकि ताइवान का आरोप है कि चीन के जंगी जहाज ने मीडियन लाइन को क्रॉस किया और उसकी तरफ आगे बढ़ा। मतलब ये कि चीन ने इस घेरेबंदी के जरिए न सिर्फ ताइवान को डराने की कोशिश की, बल्कि उसने अमेरिका को भी तीखे तेवर दिखा दिए।
क्योंकि मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। हालांकि चीन ने कभी इस लाइन को नहीं माना और इस बार भी अपने जंगी जहाज को इस लाइन के पार भेजकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पूरा ताइवान स्ट्रेट उसी का है। चीन का दावा है कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ का हिस्सा उसी का है और चीन का इस पर पूरा हक है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की हो। माना जा रहा है कि चीन ताइवान को खौफ से भर देने वाली चाल चल रहा है और इस प्लान के जरिए वो ताइवान पर जबरदस्त दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि जब भी चीन ने ताइवान को आंखें दिखाने की कोशिश की उसे तगड़ा जवाब भी मिला। चीन ने हमले की बात की तो ताइवान ने भी उसे दम दिखाया। उधर G20 देशों ने यूक्रेन के खिलाफ रूस से जंग खत्म करने की मांग की और उससे बिना कोई शर्त रखे पूरी तरह से यूक्रेन खाली करने के लिए कहा और साफ किया कि युद्ध की वजह से न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच गई बल्कि विकास के लिए भी ये घातक है। G20 देशों ने रूस से जंग बंद कर यूक्रेन से अपनी सेना को बुलाने की मांग की। इस बीच खबर है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के बूते भले ही अब तक इजरायल चरमपंथी संगठन हमास के छक्के छुड़ाता रहा हो, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा जिससे उसे आयरन डोम भी नहीं बचा पाएगा। जबकि इजरायल के आयरन डोम का दम तो पूरी दुनिया मानती है। आयरन डोम कम, मध्यम और लंबी रेंज के रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यहां तक कि हवाई जहाजों को भी ढेर कर सकता है। जंग के मैदान में आयरन डोम अपना लोहा मनवा चुका है। उसका सक्सेस रेट 90% रहा है, लेकिन फिर भी इजरायल परेशान है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक गाजा पट्टी पर राज करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के पास 30,000 रॉकेट है। वहीं उत्तर में इजरायल के पड़ोसी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट हैं और हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही इजरायल के दुश्मन हैं। बल्कि हिजबुल्लाह के सिर पर तो ईरान का भी हाथ है और ईरान से भी इजरायल का 36 का आंकड़ा है। इसलिए इजरायल का डर यह है कि अगर हमास और हिजबुल्लाह ने हाथ मिला लिया और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी तो इजरायल टिक नहीं पाएगा। इजरायल के पास ऐसा दोहरा वार झेलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी आयरन डोम बैटरियां ही नहीं है कि वो उत्तर और दक्षिण दो दिशाओं से एक साथ बरसने वाले 1 लाख से ज्यादा रॉकेटों को मार गिरा पाए। इधर खबर है कि ब्रिटेन ने रूस के मिसाइल हमले की धमकी का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील की और इसके लिए उन्होंने एक साथ 5 जंगी जहाज बनाने का फैसला किया। खबर के मुताबिक ब्रिटेन ऐसे युद्धपोत बनाने जा रहा है जो रूस की खतरनाक परमाणु पनडुब्बियों से मुकाबला कर सकें, क्योंकि ब्रिटेन के मुताबिक रूस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और उससे निपटने के लिए उसे जो भी करना होगा वो करेगा। और इसीलिए ब्रिटेन इन जहाजों को बनाने के लिए 400 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। दावा किया गया कि उसके ये युद्धपोत साल 2030 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। उधर नेटो में जिस जंग की आहट ने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े किए हुए हैं, उसका आगाज होता दिख रहा है। पहला एक्शन नेटो के सदस्य तुर्की की तरफ से हुआ। खबर है कि तुर्की ने नेटो के दूसरे देश ग्रीस की हवाई सीमा में अपने 2 F-16 फाइटर जेट घुसा दिए। यानी तुर्की ने ग्रीस के घर में घुसकर उसे सीधी सीधी चुनौती दे डाली। बताया गया कि तुर्की के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने ग्रीस के किनारोस टापू के ऊपर से 33,000 फीट की ऊंचाई पर सुबह के वक्त उड़ान भरी, लेकिन न तो तुर्की ने इसके लिए ग्रीस से इजाजत ली और न ही अपना फ्लाइट प्लान उसे बताया। हालांकि ग्रीस के फाइटर एयरक्राफ्ट ने तुर्की के विमानों को इंटरसेप्ट कर लिया, मगर तुर्की ने यह जता दिया कि अभी भले ही उसके विमान ग्रीस के आसमान का चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन तुर्की ग्रीस को दिन दहाड़े दहला भी सकता है। यहां तुर्की की दिन दहाड़े ग्रीस की एयर स्पेस में जेट उड़ाने की टाइमिंग इसलिए अहम है क्योंकि 2 महीने पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस पर हमले की खुली धमकी दी थी और बेधड़क कहा था कि तुर्की रात में ग्रीस पर धावा बोल सकता है। लेकिन तुर्की के लड़ाकू विमान सुबह ही ग्रीस में घुस गए। जबकि सितंबर में रजब ताइप एर्दोआन ने ग्रीस को धमकाया था कि तुर्की अचानक एक रात आ सकता है। वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो कोई सपना नहीं है। वक्त आने पर तुर्की वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है जिसकी जरूरत है। लेकिन तुर्की के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उसे ग्रीस पर चोरी छिपे हमला करने के लिए रात के अंधेरे की आड़ लेने की जरूरत नहीं। वो दिन के उजाले में ही ग्रीस की हवाई सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद तुर्की और ग्रीस में युद्ध की आशंका और भी ज्यादा गहरा गई। ये शक इसलिए भी पुख्ता हो रहा है क्योंकि पिछले महीने स्वीडन की एक न्यूज वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर ने भी खबर छापी थी कि तुर्की ग्रीस पर टॉप सीक्रेट हमले की पूरी प्लानिंग कर चुका है और उस हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बेहद खुफिया यूनिट पूरी तरह तैयार बैठी है। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तुर्की की खुफिया एजेंसी अपने राष्ट्रपति रजब ताइप एर्दोआन की बस एक हाँ के इंतजार में है। ऐसे में हो सकता है कि तुर्की अपने जेट ग्रीस में भेजकर उसकी टोह लेने में लगा हो। तुर्की और ग्रीस की लड़ाई आज की नहीं है,
लेकिन बीते कुछ वक्त से दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने से बाज नहीं आ रहे। तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर है और इस समंदर में मौजूद टापुओं पर दोनों देश भिड़े हुए हैं। तुर्की ने ग्रीस के जिस किनारोस टापू के ऊपर अपने जेट उड़ाए वो भी एजियन सागर में ही है। तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। इसलिए तुर्की चाहता है कि ग्रीस उन टापुओं से अपनी सेना हटाए। लेकिन ग्रीस तुर्की की मांग को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है। ये दोनों देश बीते 50 साल में 3 बार जंग लड़ते लड़ते बचे हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। डर है कि कहीं इस बार दोनों वाकई एक दूसरे पर टूट ना पड़े और यूक्रेन की जंग के बीच ही यूरोप में एक और जंग छिड़ जाए, ऐसी जंग जो नेटो में दो फाड़ करके रख दे। इसलिए नेटो के दूसरे देश फ्रांस और इटली ग्रीस की मदद के लिए उसके साथ खड़े हो गए और ग्रीस, इटली और फ्रांस की नौसेनाओं ने समंदर में तुर्की से निपटने के लिए हाथ मिला लिया। तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की और फैसला लिया कि वो आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे और जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी ज्यादा करेंगे। इस बीच खबर है कि खैरसौन में यूक्रेन की तगड़ी वापसी देखने के बाद रूस ने पुतिन की मांद कहे जाने वाले काला सागर से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की नेवी ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में कलिब्र क्रूज मिसाइलें ले जाने वाले जंगी जहाजों की संख्या पर कैंची चला दी है। जबकि जंग की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग दाग कर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यूक्रेन की नौसेना के पास मौजूद खुफिया जानकारी कहती है कि पिछले कुछ महीनों तक काला सागर में कलिब्र मिसाइल से लैस रूस के 3 से 5 जंगी जहाज कमर कसे रहते थे, लेकिन पिछले महीने के आखिर में इन जहाजों की संख्या गिरने लगी। एक दिन पहले तो यूक्रेन की नेवी ने ऐलान कर दिया कि काला सागर में रूस का एक भी ऐसा शिप मौजूद नहीं है जिस पर कलिब्र क्रूज मिसाइल तैनात हो। यूक्रेन ने इससे पहले कहा था कि रूस का मिसाइलों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। 500 में उसकी करीब आधी कलिब्र मिसाइलें स्वाहा हो चुकी हैं और अब जब मिसाइलें ही नहीं बची तो उनको ले जाने वाले जंगी जहाजों का क्या काम। मतलब जहां रूस ने जंग के पहले दिन ही कुंडली मार ली थी, यूक्रेन का दावा है, वहां से रूस बोरिया बिस्तर समेटकर चलता बन रहा है। इधर जापान ने दावा किया कि उसने चीन के 2 लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। जापान का आरोप है कि चीन के ये लड़ाकू विमान खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश में थे और चीन की इस चाल का पता चलते ही जापान ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि चीन के लड़ाकू विमानों का दूर दूर तक कुछ पता नहीं चला। ये दावा किया गया जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। जापान के मुताबिक चीन का एक ड्रोन जापान की सीमा के आसपास स्पॉट किया गया। वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ खुफिया जानकारी जुटाने वाला चीन का एक Y9 लड़ाकू विमान और Y9 गश्ती विमान भी देखा गया। जापान का दावा है कि ऐसे में उसने चीन के ड्रोन समेत दोनों फाइटर जेट को खदेड़ दिया और चीन को ऐसा सबक सिखाया कि वो अगली बार जापान के हवाई क्षेत्र में घुसने की सोचेगा भी नहीं। बताया जा रहा है कि चीन ने यह कदम तब उठाया जब जापान और अमेरिका की सेना मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रशांत महासागर में मौजूद जापान के योनागुनी टापू में चल रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जापान हर वक्त तैयार रहे। जापान ने दावा किया कि चीन के इन लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा और मियाको आइलैंड के बीच उड़ान भरी। दावा है कि ये फाइटर जेट जापान के पास मियाको स्ट्रेट को पार करके ओकिनावा के पूर्वी तट तक पहुंचे, जिसके बाद वो वहां से उत्तर की तरफ मुड़ गए। जबकि शायद ही कभी ऐसा देखा गया है कि 2 द्वीपों के बीच उड़ान भरने के बाद चीन के विमानों ने उत्तर की तरफ उड़ान भरी। यही वजह रही कि चीन के इस कदम ने जापान को असमंजस में डाल दिया। यानी चीन ने एक बार फिर ऐसी चाल चली जिसमें जापान उलझ गया, क्योंकि चीन के दोनों लड़ाकू विमान और ड्रोन जिस रास्ते से आए थे उसी रूट से लौट भी गए। हालांकि जापान के मुताबिक उसने चीन के लड़ाकू विमान को खदेड़ डाला, लेकिन उसने चीन को किस तरह जवाब दिया, चीनी ड्रोन और विमानों को खदेड़ने के लिए उसने किस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, ये सब नहीं बताया और ना ये जानकारी दी कि उसे चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने में कितना वक्त लगा। लेकिन इतना जरूर कहा कि जापान के हवाई क्षेत्र में चीन के ड्रोन और दोनों लड़ाकू विमानों को घुसने नहीं दिया गया। और जापान ने इस बात को फिर दोहराया कि वो चीन की सैन्य चाल पर नजर रखे हुए है और हवाई सीमा के उल्लंघन पर जापान कार्रवाई से कभी पीछे नहीं हटेगा। इस बीच खबर है कि बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंचे पुतिन के सैनिकों ने वहां जंग की जोरदार तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सैनिकों के लिए वहां 3 ठिकाने बनाए गए हैं और इन्हीं ठिकानों पर पुतिन के जवान हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और माना जा रहा है कि 24 फरवरी की तरह ही वो एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला बोलने वाले हैं। और इस हमले के लिए बेलारूस से बेहतर कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूक्रेन बेलारूस के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, जिसका फायदा उठाकर पिछली बार भी पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों में एक साथ धावा बोला था। पिछली बार भी रूस ने सैन्य अभ्यास के बहाने अपनी बड़ी सेना बेलारूस पहुंचाई थी और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि उसके करीब 10,000 सैनिक बेलारूस पहुंच चुके हैं,
जबकि हमले से पहले 10,000 और सैनिकों को रूस बेलारूस भेजने वाला है। यानी कुल मिलाकर रूस के 20,000 सैनिक यूक्रेन के ठीक बगल में आकर जमा हो जाएंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन का एक इशारा मिलते ही वो यूक्रेन पर हमला कर देंगे और ये हमला यूक्रेन पर जमीन से होगा, जबकि पिछले कई महीनों से रूस बेलारूस का इस्तेमाल मिसाइलों से हमले के लिए कर रहा है। और दावा है कि वो वहीं से बैठे बैठे कीव समेत दूसरे शहरों में धमाके कर रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन से जारी जंग जल्द खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो आसमान से मिसाइलें और बम बरसाने के साथ ही जमीन से भी हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया गया कि बेलारूस पहुंचे रूस के सैनिकों के लिए 3 ठिकाने बनाए गए हैं जहां उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए बेलारूस के दक्षिण में 3 जगहों पर कुल 300 टेंट लगाए गए हैं और जिस जगह ये सैनिक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यूक्रेन के उत्तर की सीमा से महज 160 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि रूस अपने सैनिकों को उस इलाके में ही जुटा रहा है जहां से यूक्रेन पर हमला करने में आसानी हो। और हमले का आदेश मिलते ही एक साथ हजारों सैनिक टैंक और दूसरे घातक हथियार लेकर यूक्रेन पर टूट पड़े। इस बीच दावा किया गया कि रूस ने बड़े और आधुनिक हथियार भी बेलारूस पहुंचाने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए उसके मालवाहक विमान दिन रात काम में लगे हुए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नवंबर के ही महीने में रूस के विमानों ने हथियार और गोला बारूद लेकर कई बार बेलारूस के चक्कर लगाए। दावा किया गया कि रूस ने इन्हीं विमानों के जरिए घातक मिसाइलें बेलारूस पहुंचाई। इस बार की तैयारी को देखकर आशंका जताई जा रही है कि इस बार यूक्रेन पर होने वाला हमला पहले के हमले से कई गुना भीषण होगा। कहा जा रहा है कि इस बार भी हमले के दौरान एक साथ आसमान और जमीन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिस वक्त आसमान से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें बरस रही होंगी, ठीक उसी वक्त रूस के हजारों सैनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर बेलारूस की सीमा से हमला बोल देंगे और रूस के सैनिक बेलारूस में इसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। उधर रूस की फौज का यूक्रेन के सैनिकों पर हमले का एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया और उसी के सबूत के तौर पर ताबड़तोड़ बमबारी का वीडियो रूस ने जारी किया। रूसी सैनिक मोर्टर से यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त हमले करते नजर आए। दावा किया गया कि हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए। इस दौरान उनकी कई बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों से लैस टैंकों को भी तबाह कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि इसी तरह बाकी इलाकों में भी उसके जवान यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस खैरसोन पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के हवाले से दावा किया कि इस बार पलटवार के लिए रूस खैरसोन में अपने कब्जे वाले हेनिचेस्क शहर को लॉन्च पैड बना सकता है। मतलब यह कि खैरसोन हाथ से जाता देख पुतिन ने वही तेवर दिखाने शुरू कर दिए जैसे उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद दिखाए थे। और ईरान से मिले घातक ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसा माना जा रहा है कि खैरसोन में हार को पुतिन ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वो इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और इसके लिए उन्होंने दक्षिण यूक्रेन के हेनिचेस्क शहर को अपना किला बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे रूस ने अपने कब्जे वाले खैरसोन प्रांत के इलाकों की अस्थायी राजधानी भी घोषित कर दिया। खबर है कि जल्द ही पुतिन वहां अपनी भारी भरकम फौज को तैनात कर सकते हैं, जो वहां अपने हाथ से निकल चुके इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी, जिसके बाद खैरसोन में डटी ज़ेलेंस्की की सेना पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के शहरों में मिसाइलों की बरसात की, उससे पूरा यूक्रेन थर्रा उठा। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि खैरसोन में अपने कब्जे वाले इलाकों से रूसी सेना का पीछे हटना कहीं पुतिन की चाल तो नहीं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने खैरसोन के जिस शहर से पलटवार का प्लान तैयार किया वो यूक्रेन की सेना को अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर की रेंज में नहीं है। साथ ही रूस के लिए शहर में क्राइमिया के जरिए हथियारों की सप्लाई करना भी आसान होगा। असल में जितनी आसानी से खैरसोन में पुतिन की सेना ने घुटने टेके, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि रूसी सेना ने उस शहर को छोड़ दिया जहां जंग की शुरुआत से ही उसने कब्जा जमा रखा था। और ये प्रांत रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से जमीन के रास्ते जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही टैंक और दूसरे घातक हथियार खैरसोन पहुंचा दिए थे। और 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोलने के कुछ ही दिनों में उसने वहां से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया था। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने खैरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है। ऐसे में खैरसोन को बचाए रखना रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार नजर आ रही है।
और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में जेलेंस्की की फौज और पुतिन की सेना के बीच जंग और तेज हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खैरसौन में जीत के बाद जेलेंस्की की फौज के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे में जा चुके 50% इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया है और वो जल्द ही रूसी सेना को दूसरे इलाकों से खदेड़ने के लिए कमर कस चुकी है। खबर है कि लुहांस्क और जापोरिजिया में भी यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज की हालत खस्ता कर दी है। वहां के भी कई इलाकों में जेलेंस्की के सैनिक काफी अंदर तक घुस चुके हैं। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की तरफ से हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। आशंका यह जताई जा रही है कि यूक्रेन की तरह ही पुतिन कभी भी जर्मनी पर हमले का आदेश दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ना तय है, क्योंकि जर्मनी सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है, जिसके एक नियम के मुताबिक अगर इस संगठन में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो सारे सदस्य देश हमला करने वाले देश के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देंगे। मतलब ये कि अगर पुतिन की सेना जर्मनी में घुसी या फिर जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो नेटो और रूस आमने सामने आ जाएंगे और इसके बाद ऐसी जंग शुरू होगी जिससे पूरी दुनिया थर्रा जाएगी। असल में युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने ही यूक्रेन को सबसे पहले 14 होवित्जर और दूसरे घातक हथियारों की सप्लाई की थी और दावा है कि इसी वजह से रूस जर्मनी से नाराज है। जर्मनी की वेबसाइट डेर स्पीगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जिसे देखते हुए जनरल एबरहर्ड जॉन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजर जर्मनी पर टिक गई है। पश्चिमी मीडिया का तो यहां तक कहना है कि रूस जर्मनी को एटम बम गिराकर एक झटके में ही दुनिया के नक्शे से मिटा देने की तैयारी में है और इसके लिए वो हाइपरसोनिक मिसाइल सरमात का इस्तेमाल कर सकता है। लीक हुए गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी की सेना जंग की तैयारियों में जुट गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी A400M ट्रांसपोर्टर विमान, लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून और कई ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। इनके अलावा जर्मनी NH-90 हेलीकॉप्टर, 579 सैन्य वाहन और 503 बख्तरबंद गाड़ियां भी खरीदेगा। रूस से मुकाबले के लिए जर्मनी ने नए युद्धपोत और पनडुब्बियों को भी खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी अपने ज्यादातर सैनिकों को माली से वापस लाने में भी जुटा है, जिन्हें UN की तरफ से वहां तैनात किया गया है। मतलब ये कि रूस से युद्ध लड़ने के लिए जर्मनी ने कमर कस ली है। यही नहीं, जर्मनी ने नेटो से भी तैयार रहने की बात कही है ताकि हमला होने पर रूस को करारा जवाब दिया जा सके। उधर तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का एक और मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया। तुर्की उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया दोनों जगह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है। उसका कहना है कि उत्तरी सीरिया में सक्रिय SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग है, जिसे खत्म करने के लिए तुर्की लगातार उत्तरी सीरिया पर बमबारी कर रहा है। उसने इसका वीडियो भी जारी किया जिसमें तुर्की की तोपें सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आईं। वीडियो में एयर स्ट्राइक के भी सबूत दिए गए और दिखाया गया कि कैसे उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का एक मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया गया। तुर्की उत्तरी सीरिया में पीस स्प्रिंग ऑपरेशन चला रहा है, जिसके लिए उसने सीमा पर 2 तोपें भी तैनात की हुई, जो रुक रुक कर सीरिया में कुर्दों के ठिकानों पर गोले दागती रहती हैं और उन्हें ध्वस्त करती जाती हैं। तुर्की ने दावा किया कि इस बार उसने वहां कुर्द लड़ाकों को मारने के साथ साथ उनके कई हथियारों को नुकसान पहुंचाया। तुर्की ने जानकारी दी कि हमले से पहले उसने कुर्द लड़ाकों की सही लोकेशन का पता लगाया और मौका देखकर उन पर बमबारी शुरू कर दी, जिसमें SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के 2 MLRA वेपन सिस्टम, 1 हथियारों का डिपो और बहुत सारा गोला बारूद खत्म हो गए और तुर्की इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि इतने ज्यादा हथियार और गोला बारूद के नुकसान की भरपाई PKK की विंग SDF से नहीं हो पाएगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के ओरियो शहर में एक तेल डिपो पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। बताया गया कि जैसे ही ड्रोन फटा वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ड्रोन के जरिए पहले तेल डिपो की निगरानी की गई, इसके बाद उसे टारगेट दिया गया। खबर है कि तेल डिपो को उड़ाने के लिए आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। बताया गया कि ड्रोन जैसे ही टारगेट से टकराया, वहां इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास के लोग सहम गए। खबर है कि ओरियो शहर में तेल डिपो में हुए विस्फोट के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। गनीमत यह रही कि कोई धमाके की चपेट में नहीं आया, लेकिन दावा है कि तेल डिपो का काफी हिस्सा बर्बाद हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि वहां ड्रोन कैसे पहुंचा और किसने हमला किया। उधर ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की खबर आते ही इजराइल भी हरकत में आ गया। पता चला है कि एरो 4 नाम का डिफेंस सिस्टम तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सकेगा। अब तक इजराइल के पास छोटे रॉकेट और छोटी मिसाइलें रोकने का इंतजाम तो है,
लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना उसके आयरन डोम के बस की बात नहीं है। एक दिन पहले ही ईरान ने ऐसा दावा किया था कि इजराइल और अमेरिका दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईरान ने दावा किया था कि उसने आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ऐसी मिसाइल जिसके जरिए पूरे इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। ये तो दुनिया पहले से जानती थी कि ईरान दशकों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन ईरान के हाथ हाइपरसोनिक मिसाइल लग गई है, ये खबर इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली है। इसीलिए इस खबर के फौरन बाद अमेरिका और इजराइल एक्शन में आ गए। हालांकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का कोई सबूत पेश नहीं किया। इसीलिए अमेरिका और इजराइल फिलहाल खामोश हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के खुफिया विभागों ने सच जानने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो एक ही दिशा में नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता बदल सकती है। मिसाइल अगर रास्ता बदल ले तो वो डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। लेकिन इजराइल मान रहा है कि उसके पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के ड्रोन पहले से यूक्रेन में धूम मचा रहे हों। इसीलिए इजराइल ने एरो 4 प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। इजराइल सालों से अमेरिका की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। इधर खबर है कि माली सरकार के वैगनर ग्रुप से हाथ मिलाते ही ब्रिटेन भड़क गया, जिसके बाद उसने वहां तैनात अपनी सेना की टुकड़ियों को लौटने का आदेश दे दिया, जिन्हें उसने विद्रोहियों से लड़ने के लिए 2020 में माली में तैनात किया था। इनका मकसद यूनाइटेड नेशंस के विश्व शांति मिशन को पूरा करना था। लेकिन माली की सरकार ने जैसे ही रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप से हाथ मिलाया, ब्रिटेन इस बात से तमतमा उठा। क्योंकि ब्रिटेन का मानना है कि वैगनर ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में खून खराबा करके आतंक फैलाने की कोशिश में हैं, जिसके खिलाफ यूएन कई सालों से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए ब्रिटेन ने अपने 14,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती माली में की थी, जिन्हें वो तय वक्त से 1 साल पहले ही वहां से हटाकर पश्चिम अफ्रीकी देशों में भेजेगा। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने पहली बार यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने लड़ाकों की संख्या बता दी। जिस दिन से युद्ध छिड़ा है, कादिरोव के लड़ाके तभी से जंग के मैदान में डटे हैं और उन्होंने यूक्रेन की सेना के छक्के छुड़ाने में रूसी फौज की बड़े पैमाने पर मदद भी की। तभी तो पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव और चेचन लड़ाकों की बात आते ही यूक्रेन की सेना खौफ से भर जाती है। लेकिन जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना को नाकों चने चबवाने वाले चेचन लड़ाकों की संख्या पर अब तक सस्पेंस बरकरार था, जिससे रमजान कादिरोव ने पर्दा उठा दिया और अपने टेलीग्राम पेज के जरिए बताया कि 20,000 चेचन लड़ाके युद्ध के मैदान में अब तक अपना दम दिखा चुके हैं। साथ ही कादिरोव ने यह भी बताया कि फिलहाल 9,000 चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना से दो हाथ कर रहे हैं। मतलब अब भी चेचन लड़ाके यूक्रेन में मोर्चे पर डटे हैं और वो अब जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं। पूरे यूक्रेन को रूस का बताने वाले कादिरोव वहां कहर बरपा देना चाहते हैं, यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन को चेचन लड़ाकों का खतरनाक हमला झेलना पड़ सकता है। और कहा जा रहा है कि उस हमले का अंजाम ऐसा होगा जैसा जेलेंस्की ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि बीते 8 महीनों में अब तक कई बार चेचन लड़ाके ये दिखा चुके हैं कि उन्हें हल्के में लेना यूक्रेन की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कादिरोव के लड़ाकों ने मारियोपोल में भी दिखा दिया था कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वही यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जहां जेलेंस्की की फौज को सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। जंग के शुरू के महीनों में ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर वहां कहर ढा दिया था। हालांकि कुछ रोज पहले यूक्रेन ने खैरसोन में 40 चेचन लड़ाके मार गिराए थे और कादिरोव ने भी उनके मारे जाने की बात कबूल की थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कादिरोव हार मानकर बैठ गए हैं। जंग में चेचन लड़ाकों की संख्या बताने के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चेचन लड़ाकों ने अब तक अपने हर मिशन को पूरा करके ही दम लिया है और वो आगे भी रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए कादिरोव ने यह साफ कहा कि उन्होंने अपने कमांडरों को निर्देश दिया है कि चेचनिया के लोग अगर उनकी फौज में शामिल होना चाहें तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों को जंग के मैदान में उतारा जा सके। वैसे भी कादिरोव के बारे में कहा जाता है कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके कत्लेआम मचा सकते हैं। बेरहम चेचन लड़ाकों से दया की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा कहा जाता है कि उनके जंग में उतरते ही दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं और इसके पीछे की वजह है उनकी सख्त ट्रेनिंग और अपने कमांडर कादिरोव के लिए उनकी वफादारी, जिनका आदेश मिलते ही वो कहीं भी तबाही मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। इधर G20 सम्मेलन में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक रद्द हो गई। हालांकि ये मीटिंग पहले से तय थी, जो आखिरी वक्त में अचानक रद्द हो गई। यूके की सरकार के मुताबिक पोलैंड में मिसाइल गिरने की वजह से ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इसी मुद्दे पर नेटो ने इमरजेंसी बैठक बुला ली, जबकि चीन ने बैठक रद्द होने की जानकारी से ही इनकार कर दिया। चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच 5 साल बाद दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग होने वाली थी। उधर लुहांस्क में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ी के साथ बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए, जिसका वीडियो यूक्रेन के मीडिया ने जारी किया, जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ते नजर आए।
वीडियो में दिखा कि बारूदी सुरंग पर जैसे ही गाड़ी का टायर चढ़ा, जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी, जिसके धुएं ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लगता है ये मिसाइलें यूक्रेन के सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी, क्योंकि रूस की 100 मिसाइलों के जवाब में यूक्रेन ने भी कई मिसाइलें दागी थी। वो रूस की मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता था, और इसी चक्कर में यूक्रेन की 2 मिसाइलें पोलैंड पहुंच गईं। मामले की जांच में जुटा नेटो इसी एंगल पर जांच कर रहा है। बाइडेन ने तो ये तक बोल दिया कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की थी। ये बात तुर्की ने भी कही और रूस पर लगे आरोपों पर विश्वास नहीं किया। मतलब नेटो ने पोलैंड की बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। हालांकि उसने पोलैंड को अकेला नहीं छोड़ा और रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने सच में पोलैंड पर मिसाइलें गिराई होंगी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी हो हल्ले के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति पलट गए और कहने लगे कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की थी और उन्हें नहीं लगता कि रूस का टारगेट पोलैंड था। जबकि इससे पहले पोलैंड खुलकर कह रहा था कि मिसाइलें रूस की हैं। माना जा रहा है कि पोलैंड का बयान बाइडेन का रुख देखकर बदला, क्योंकि बाइडेन इस मामले में रूस को दोषी ठहराने से बचते दिखे। पोलैंड नेटो का हिस्सा भी है और यूक्रेन का दोस्त भी, जो जंग के पहले दिन से यूक्रेन के लोगों की मदद कर रहा है, वो भी ये जानते हुए कि रूस उसे इस बात की सजा दे सकता है, क्योंकि रूस बोल चुका है कि यूक्रेन का दोस्त उसका दुश्मन होगा। पुतिन की चेतावनी नेटो को भी मिल चुकी है। रही बात पोलैंड की, तो वो तो अमेरिका से मदद मांग रहा है। उसने ये मांग की थी कि वहां पर परमाणु हथियार तैनात किए जाएं, क्योंकि वो पुतिन की खतरनाक मिसाइलों की रेंज में है। इस बीच रूस ने कीव पर हमले तेज कर दिए। पुतिन ने अपने हथियारों का खजाना खोल दिया और उनकी सेना ने यूक्रेन की राजधानी में अंधेरा फैलाने के लिए सैकड़ों मिसाइलें चला डाली। लेकिन अब तक उनकी कोई मिसाइल यूक्रेन पार नहीं गई, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि नेटो को हमले की धमकी देने में और सच में हमला करने में अंतर है। और बाइडेन के बयान से भी ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में रूस को सीधा दोषी ठहराना नहीं चाहते। इसी वजह से नेटो ये पता लगा रहा है कि मिसाइल किसकी थी, कहां से आई थी और पोलैंड में कैसे गिरी। इस बीच रूस की तरफ से दावा कर दिया गया कि दुनिया तेजी से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। यह बयान रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने दिया। मतलब यह कि पोलैंड पर मिसाइल गिरने के बाद यूक्रेन की जंग के विश्व युद्ध में बदलने की अटकलें बढ़ गई हैं। और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। खुद रूस को भी यही लग रहा है। इसीलिए इस बार रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने पश्चिमी देशों को खूब सुनाई। रूस का मानना है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगी देश जंग में शामिल होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसीलिए पोलैंड पर जानबूझकर मिसाइल गिराई गई ताकि रूस को दोषी ठहराया जा सके। 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल हुई थी। तभी से रूस के खिलाफ अकेली यूक्रेन की सेना मोर्चा संभाले हुए है। अमेरिका ने उसी वक्त कह दिया था कि अगर नेटो के किसी भी सदस्य देश पर आंच आई तो रूस को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मतलब ये कि रूस की कोई मिसाइल अगर गलती से भी नेटो के किसी सदस्य तक आई तो जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। और अब वही होता हुआ दिख भी रहा है। यहां तक कि रूस को भी ऐसा ही होने की आशंका दिखने लगी है। 1939 में हुआ दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के पीछे भी पोलैंड एक बड़ी वजह बना था। उस वक्त भी पोलैंड पर हमला होने की वजह से जंग छिड़ गई थी। और इस बार भी पोलैंड तक पहुंची एक मिसाइल ने सारे समीकरण बदल दिए। अचानक लगने लगा है कि यूक्रेन में चल रही जंग कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है। 1939 में नाजी जर्मनी की फौज 1 सितंबर की सुबह पोलैंड में दाखिल हुई थी। इसके 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और अब एक बार फिर पोलैंड की जमीन पर एक मिसाइल गिरी है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि शुरुआती जांच के बाद अमेरिका और पोलैंड ने रूस पर आरोप नहीं लगाए। दोनों ने मान लिया कि ये मिसाइल रूस ने नहीं दागी थी। लेकिन माना जा रहा है कि मिसाइल दागने में इतनी बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। मुमकिन है कि ये मिसाइल जानबूझकर पोलैंड की धरती पर दागी गई हो। उधर खबर है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मिसाइल फटने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को फौरन मदद का ऐलान कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बीच 2 मिसाइलें पोलैंड के में सीमा में भी फटी, जिनसे हुए धमाकों की गूंज ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। और राष्ट्रपति बाइडेन ने आनन फानन में यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान कर दिया ताकि वो रूस की घातक मिसाइलों से खुद को बचा सके, जिनके हमले आने वाले दिनों में और तेज होने की आशंका है। खबर है कि बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $3,700 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की, जिसके बाद यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई तेज होने की उम्मीद है। और बाइडेन ने सैन्य मदद का ऐलान उस वक्त किया जब पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि अमेरिका का ये रुख रूस के साथ सीधे टक्कर की बड़ी वजह बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका से मिले घातक हथियार पहले ही यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पोलैंड में 2 मिसाइलें गिरने के बाद मचे हड़कंप पर नेटो देश पोलैंड ने बयान दिया कि रूस की मिसाइलों का टारगेट पोलैंड नहीं था और उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ने पोलैंड पर हमला करने के लिए मिसाइलें दागी। यह बयान पोलैंड के राष्ट्रपति ने दिया। इससे कुछ घंटे पहले पोलैंड ने आरोप लगाया था कि रूस ने उस पर 2 मिसाइलें दागी, जिससे उसके 2 नागरिकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पोलैंड में इमरजेंसी बैठक हुई। एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर करीब 100 मिसाइलें दागी थी और पोलैंड का कहना था कि उन्हीं में 2 पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच गईं और पोलैंड के शुगदुफ इलाके में जा गिरी। लेकिन रूस ने साफ साफ कहा कि उसने पोलैंड पर कोई मिसाइल नहीं गिराई। यहां तक कि बाइडेन ने भी बयान दिया कि उन्हें नहीं लगता कि पोलैंड में गिरी मिसाइलें रूस की थी, क्योंकि इस मामले में एक एंगल यह भी है कि रूस की मिसाइलों को मारने के लिए यूक्रेन ने जो मिसाइलें दागी उनमें 2 पोलैंड पहुंच गई। खबर है कि नेटो इस मामले की जांच कर रहा है, जिसमें यह नया एंगल भी शामिल है। रूस ने एक दिन पहले ही यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था और खबर आई थी कि रूस ने इस बार के हमले में यूक्रेन पर 1-2 नहीं बल्कि 100 मिसाइलों से वार किया। इन हमलों से पहले रात में ही यूक्रेन के 7 बड़े शहरों में सायरन सुनाई दिए, जिसके अगले ही दिन कीव पर मिसाइलें बरसने लगी। रूस खुलकर यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कीव को तबाह कर रहा है, लेकिन उसने अब तक यूक्रेन के किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं किया है। लेकिन कीव पर एक दिन पहले हुई मिसाइलों की बरसात के बाद पोलैंड सामने आया और उसने आरोप लगाया कि रूस की 2 मिसाइलें उसकी सीमा के पास के एक इलाके शेगोदुफ में गिरी, जिसके बाद दुनिया भर में हल्ला होने लगा, क्योंकि पोलैंड में मिसाइल गिरने का मतलब है नेटो पर हमला, क्योंकि पोलैंड नेटो का हिस्सा है और नेटो संधि का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नेटो में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो बाकी मेंबर उसे खुद पर हमला मानेंगे। पोलैंड का रूस पर लगाया गया आरोप इसलिए बड़ा था कि उसका कहना था कि रूस की मिसाइलें पोलैंड में करीब 24 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी और उसकी पूर्वी सीमा के पास शेगोदुफ नाम की जगह पर गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद नेटो ने मामले की जांच शुरू कर दी। नेटो को लगता है ये मिसाइलें यूक्रेन के सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में गिरी, क्योंकि रूस की 100 मिसाइलों के जवाब में यूक्रेन ने भी कई मिसाइलें दागी थी। वो रूस की मिसाइलों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद कर देना चाहता था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस्तांबुल धमाके से बौखला है। तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी है। वहां के गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिका कुर्द लड़ाकों के साथ है और साजिश रचने में उनकी मदद कर रहा है। इससे पहले तुर्की के इस्तांबुल में एक और धमाका हुआ, जिसमें 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल में 4 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला हुआ। 3 दिन पहले ही वहां एक बाजार में ब्लास्ट हुआ था और 6 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद एक बार फिर वहां के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला हुआ, जिसमें धमाके के बाद 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल पर लगातार हो रहे हमलों से तुर्की की सरकार बौखला गई है। वहां के गृह मंत्री ने यह तक बोल दिया कि अमेरिका तुर्की में अशांति फैलाने वालों की मदद कर रहा है। तुर्की के गृह मंत्री का कहना है कि वो अमेरिका के राजदूत की कोई श्रद्धांजलि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि अमेरिका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को खुफिया जानकारी दे रहा है, जिसकी मदद से वो तुर्की में आतंकी हमले कर रही है और तुर्की के लोगों की जान ले रहे हैं। अभी 3 दिन पहले इस्तांबुल में विस्फोट हुआ था, जिसके लिए तुर्की ने सीधा सीधा पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पीकेके ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन तुर्की अड़ा रहा और कहता रहा कि हमला कुर्द लड़ाकों ने ही किया था। और इस्तांबुल में इस बार हुए हमले के बाद तो तुर्की की सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। 4 दिन में दूसरी बार ऐसा मौका आया जब धमाके की आवाज से इस्तांबुल दहल उठा। धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 कारें जल गईं और उनमें लगी आग की लपटें दूर से दिखाई दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। 3 दिन पहले यानी रविवार को तुर्की में इससे भी बड़ा धमाका हुआ था, वो भी दिन दहाड़े। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद तुर्की की सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी और सबसे पहला शख्स इस्तांबुल से ही गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद तुर्की की पुलिस ने 1200 सीसीटीवी खंगाले और इस्तांबुल की 21 अलग अलग जगहों पर छापे मारे और करीब 46 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने प्लान पर काम किया। तुर्की को उन लोगों की तलाश है जिन्होंने प्लान बनाया और इस्तांबुल को दहलाने की साजिश रची। तुर्की उनकी खोज में जुट चुका है। और तुर्की के गृह मंत्री इस मामले में अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका नेटो में तुर्की का साथी है। लेकिन तुर्की पहले ही जता चुका है कि कुर्द लड़ाकों को खत्म करने के लिए वो किसी भी ताकतवर देश से दुश्मनी मोल ले सकता है, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तुर्की के गृह मंत्री ने बयान दिया कि वो अब अमेरिका का धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी पीकेके का साथ दे रहा है वही असली दगाबाज है। तुर्की ने यह भी कहा कि इस बयान के बाद अमेरिका और तुर्की के रिश्ते पर उंगली भी उठेगी, क्योंकि दोनों नेटो में साथ हैं।
लेकिन कुर्दों के मामले में तुर्की उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ही कुर्दों को मारने का बड़ा ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें तुर्की के साथ ईरान भी जुड़ चुका है। मतलब अमेरिका का कट्टर दुश्मन तुर्की का दोस्त बन चुका है, वो भी कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए। और अब तो तुर्की खुलेआम अमेरिका को हमले की धमकी दे रहा है। वहां के अमेरिकी राजदूत की कोई बात नहीं सुन रहा और उसने उनकी इस्तांबुल हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि तक को नहीं माना। यानी कुर्दों के मुद्दे पर दुनिया का एक हिस्सा उबल रहा है, जिसकी अगुवाई कर रहा है तुर्की, जो कुर्दों को मारने के लिए कोई सीमा नहीं देखता और जब चाहे अपने पड़ोसी देशों में घुसकर उन्हें मार देता है। और इसी चक्कर में वो बाइडेन को दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। उधर लुहांस्क में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ी के साथ बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए, जिसका वीडियो यूक्रेन के मीडिया ने जारी किया, जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ते नजर आए। वीडियो में दिखा कि बारूदी सुरंग पर जैसे ही गाड़ी का टायर चढ़ा, जोरदार धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी, जिसके धुएं ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया। इस विस्फोट में मारे गए सैनिकों के शव इधर उधर बिखर गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि मलबा हवा में उड़ने लगा। ऐसा लगा मानो आसमान से मलबे की बरसात हो रही हो। आसपास के मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के सैनिक अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंग का शिकार हुए, जिसमें उसके कई जवान मारे गए। इस बीच कीव पर हमले के एक दिन बाद ही रूस ने जापोरिजिया शहर पर भी मिसाइलों से हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने जापोरिजिया के एक इलाके में एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी, जिनके फटते ही वहां का एक बड़ा इलाका थर्रा उठा और कई इमारतें रूसी मिसाइलों के हमले की जद में आ गई। आग लगने से कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर आरोप लगाया कि पुतिन बड़ी तबाही लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो उस शहर को निशाना बना रहे हैं जहां यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि पुतिन जानते हैं कि यह हजारों लोगों की मौत का बुलावा हो सकता है, क्योंकि मिसाइल के प्लांट से टकराने के बाद रेडिएशन से होने वाली तबाही रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से यूक्रेन ने जापोरिजिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे। और उसने 2 रोज पहले ही दावा किया था कि जापोरिजिया को निशाना बनाने से पहले ही रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया गया था। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक के बाद भी कुछ रूसी मिसाइलें जापोरिजिया के अलग अलग हिस्सों में गिरी थी। और इसके ठीक 2 दिन बाद रूसी फौज ने फिर मिसाइलों से जापोरिजिया को निशाना बनाया, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस अब मिसाइलों के हमलों से ही यूक्रेन को घुटनों पर लाने में जुट गया है। साथ ही वो जापोरिजिया में हमले करके यूक्रेन को ब्लैकमेल भी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बढ़ रहे खतरे को दुनिया के सामने ला चुका है, जिसके बाद रेडिएशन पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कई बार जापोरिजिया का दौरा कर चुकी है। इतना ही नहीं, वो रूस को वहां छिड़ी जंग के खतरे से आगाह भी कर चुकी है, लेकिन उसकी मिसाइलें रुक ही नहीं रही हैं। और 2 दिनों में उसने कीव समेत कई शहरों में तबाही मचा दी। कीव पर तो रूस का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। इसके बाद यूक्रेन ने कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती तेज कर दी, जहां रूसी सेना की मिसाइलों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है। यह भी बताया गया कि अगर रूस ने फिर मिसाइलों से हमला किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही मार गिराएंगे। यूक्रेन ने कीव, चर्नीव, पुल्तावा और चरकासे समेत कई शहरों में घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का दावा किया। ये शहर उन 7 शहरों में शामिल हैं जिन पर एक रोज पहले ही रूस के खतरनाक हमले होने की आशंका जता दी गई थी, और उसके कुछ घंटे बाद ही उसने भीषण हमला बोल भी दिया था। उधर खबर है कि रूस के मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन सहम गया और आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसकी वजह से पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया, क्योंकि इस बार पुतिन ने 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। इस मिसाइल अटैक ने यूक्रेन के शहरों को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस बार यूक्रेन पर रूस का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। और रूस की मिसाइलों ने उन्हीं जगहों पर तबाही मचाई जहां से यूक्रेन के लोगों को बिजली की सप्लाई होती है। या यूं कहें कि रूस ने जितनी भी मिसाइलें दागी उनके निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल अटैक में उसके 15 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। Важко пораненого, зараз він на операційному столі. यानी जैसे जैसे मिसाइलों के धमाके से यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह होते गए, वहां के शहर अंधेरे में डूबते गए। इसीलिए इसे 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा किया गया कि यह हमला इतना प्रचंड था कि यूक्रेन के लाखों घर महज कुछ ही मिनटों के अंदर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि पुतिन ने अपनी घातक मिसाइलों का मुंह यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। मतलब वो आशंका सच साबित हो गई कि खैरसॉन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं।
जिसकी वजह से यूक्रेन ने पहले ही अपने 7 शहरों में अलर्ट भी जारी किया था और हमले से कुछ देर पहले वहां के कई शहरों में खतरे के सायरन भी सुनाई दिए थे। रूस की इस एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनका हौसला बढ़ाने के लिए सामने आए। Нашу енергетику в багатьох містах нашої держави ми працюємо. मतलब ये कि पुतिन ने इस खौफनाक हमले से अपने इरादे एक बार फिर जाहिर कर दिए और खुद ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया कि आने वाले दिनों में उनकी परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार के हमले में पुतिन का टारगेट वो इलाके रहे जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है, जिन्हें पुतिन की मिसाइलों ने खड़े खड़े उड़ा दिया और ज़ेलेंस्की मुंह ताकते रह गए। यानी पुतिन की मिसाइलों ने जिन इलाकों में तांडव किया वो यूक्रेन की लाइफलाइन थे और पुतिन ने वहां अटैक करके वो लाइफलाइन ही काट दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कीव, ज़टोमर, चेर्नोबिल, वीव, ओडेसा, खार्किव, ज़ापोरिजिया और नीप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाके अंधेरे में डूब गए और वहां से बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी लाखों घरों में अंधेरा छा गया और पीने के पानी का भी भारी संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यूक्रेन में अंधेरा बढ़ता जाएगा। हालांकि खबर है कि फिलहाल उनके पास पुतिन के इस पावर कट प्लान का तोड़ नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह प्लान पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने बनाया है, जिन्हें कुछ अलग करने के लिए ही जाना जाता है। दावा है कि उन्होंने सीरिया में कुछ इसी तरह का प्लान बनाकर सबको चौंका दिया था और पुतिन ने जैसे ही उन्हें यूक्रेन की कमान सौंपी, कीव समेत यूक्रेन के उन बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसने लगी जहां यूक्रेन के अहम पावर प्लांट मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के हमलों में यूक्रेन के करीब 50% पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत के काम में यूक्रेन को कई महीने लग जाएंगे। इधर खबर है कि पुतिन की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान जंग में यूक्रेन को ताकतवर और घातक हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। मतलब ये कि करीब 9 महीनों से जारी इस युद्ध में नेटो देशों के साथ पाकिस्तान भी यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पुतिन की फौज को खदेड़ने के लिए लगातार ज़ेलेंस्की को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। असल में रूस से टक्कर लेने के लिए अमेरिका और नेटो देश जंग के पहले ही दिन से यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, जिनके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को न सिर्फ करारा जवाब दे रही है, बल्कि कई इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने का दावा भी कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने खैरसोन को पुतिन के चंगुल से छुड़ा लिया है, जबकि कई शहरों में रूसी सेना बैकफुट पर है। पश्चिमी मीडिया का तो ये तक कहना है कि आने वाले दिनों में ज़ापोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क पर भी यूक्रेन का कंट्रोल हो जाएगा। खबर यह भी है कि पुतिन की सेना का मुकाबला करने के लिए नेटो देशों के साथ पाकिस्तान भी यूक्रेन को विनाशकारी हथियार भेज रहा है। हालांकि पाकिस्तान कई बार यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की बात से साफ इनकार कर चुका है, लेकिन दावा है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने हथियार भेज रहा है, बल्कि नेटो देश पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन तक हथियारों की भारी भरकम खेप पहुंचा रहे हैं और उन्हीं हथियारों से यूक्रेन के सैनिक पुतिन की फौज पर कहर ढा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले कई महीनों से नेटो देशों के हथियार पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है और इस एयरबेस से हथियार पहले रोमानिया भेजे जाते हैं और फिर वहां से हथियारों को यूक्रेन पहुंचाया जाता है। बताया जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई के लिए ब्रिटेन अपने C-17A ग्लोब मास्टर विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। दावा यह भी है कि ये विमान करीब 12 से 20 घंटे तक नूर खान एयरबेस पर मौजूद रहते हैं और इस दौरान उन विमानों में पाकिस्तान के हथियार और गोला बारूद भरे जाते हैं। कुछ रोज पहले ही रूस ने पाकिस्तान पर यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने में मदद करने का आरोप लगाया था। मतलब यह कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के हाथ में परमाणु बम आ जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के लिए खतरे की घंटी होगी। इससे पहले सितंबर में यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया था कि काफी वक्त से पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। सबूत के तौर पर उसने यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों के वीडियो और कई तस्वीरें भी जारी की थी। दावा किया गया था कि सितंबर में पाकिस्तान के कई विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में उतरते देखे गए थे और रोमानिया के जिस एयरबेस पे पाकिस्तानी विमान उतरे थे वो ब्रिटेन के कंट्रोल में है। मतलब ये कि पाकिस्तान अपने हथियारों को सीधे न भेजकर रोमानिया के रास्ते यूक्रेन भेज रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कदम पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका को खुश करने के लिए उठाया है, जिससे पुतिन का भड़कना तय है। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान आसमान से मिसाइलें बरसाते दिखे। दावा किया गया कि इस हमले में ज़ेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि रूस की एयरफोर्स ने अलग अलग हिस्सों में जोरदार हमले किए। सामने आए वीडियो में रूस का एक जवान हमले की तैयारी करता दिखाई दिया। उसने का-52 हेलीकॉप्टर को पहले मिसाइलों से लोड किया और फिर दुश्मन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। रूस का दावा है कि उसके हेलीकॉप्टर ने कुछ ही देर में यूक्रेन की सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया।
रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसका एक MiG-31 लड़ाकू विमान भी उड़ान भरता नजर आया। पुतिन की एयरफोर्स के मुताबिक इस फाइटर जेट ने यूक्रेन के एक सुखोई Su-24 लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया। हालांकि रूस की फौज ने यह हमले यूक्रेन के किन इलाकों में किए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इधर खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच हुआ अनाज समझौता आगे बढ़ सकता है। रूस इस समझौते की मियाद बढ़ाने पर अपनी सहमति दे सकता है, जिसकी जानकारी तुर्की के राष्ट्रपति ने G20 की बैठक में दी। बताया गया कि उसकी पहल के बाद रूस ने बात मान ली। समझौते की मियाद 19 नवंबर को खत्म हो रही है, जिसे 1 साल के लिए और बढ़ाने में तुर्की जुटा हुआ है। इस बीच खबर है कि इजरायल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने समंदर में उसके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह हमला ओमान के समुद्री तट के करीब किया गया और समंदर में तेल के जिस टैंकर को ड्रोन की मदद से निशाना बनाया गया, वो इजरायल के एक बड़े कारोबारी का था। हालांकि ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने तेल टैंकर पर ईरान के उसी शाहिद 136 ड्रोन से हमला होने की आशंका जताई, जिसका यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना भी इस्तेमाल कर रही है और इसकी मदद से किए गए रूसी हमलों ने वहां जमकर तबाही भी मचाई। इसीलिए तेल टैंकर पर इस ड्रोन से हमला होने की वजह से शक की सुई सीधे ईरान की तरफ मुड़ गई और इसे सीरिया में पिछले दिनों एक एयरबेस पर हुए इजरायल के उस हमले का बदला माना जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। दावा किया गया था कि जहां अटैक हुआ था वो ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का गढ़ है और इजरायल ने सीरिया के जिस एयरबेस को निशाना बनाया था, वहां भी ईरान के समर्थन वाले लड़ाके मौजूद होने का दावा किया गया था। और इससे पहले भी इजरायल सीरिया में ऐसे कई धमाके कर चुका है। वो अलग बात है कि उसने कभी खुलकर नहीं माना कि ये हमले उसने किए हैं, लेकिन ईरान ने सीरिया के जरिए चीख कर हर बार दुनिया को यह बताया कि इजरायल वहां मिसाइलें गिरा रहा है और सीरिया की सरकार के साथ खड़े ईरान के लोगों को मार रहा है। उसने कई बार इजरायल को इन हमलों का बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ने इजरायल के तेल टैंकर पर हुए हमले में ईरान का हाथ होने का शक जताने में देर नहीं लगाई। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस के सैनिकों को खोज कर मारने वाला उनका स्नाइपर वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया। स्नाइपर के कुछ सैनिकों को ढेर करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 5 जवान एक एक कर ढेर होते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में सबसे पहले एक सैनिक गोली लगने के बाद जमीन पर गिरता नजर आया, जिसके बाद उसके दूसरे साथी अलर्ट हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, स्नाइपर ने एक और सैनिक को मार गिराया। यूक्रेन का दावा है कि उसके स्नाइपर ने 5 रूसी जवानों को करीब 3 किलोमीटर की दूरी से ढेर कर दिया। बताया गया कि रूस के ये सैनिक यूक्रेन पर घात लगाकर हमले की तैयारी कर रहे थे। जेलेंस्की की सेना के मुताबिक उसके इस स्नाइपर ने जंग में अब तक रूस के कई जवानों को मारने का काम किया है। यही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि स्नाइपर ने करीब 3 किलोमीटर की दूरी से रूसी सैनिकों को मारकर ब्रिटेन के स्नाइपर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बताया गया कि कनाडा का एक स्नाइपर 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को ढेर करने के साथ नंबर 1 पर है। हालांकि यूक्रेन के स्नाइपर ने किस जगह रूस के सैनिकों को मार गिराया, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो के बाद रूस के सैनिकों में खौफ फैल गया। पश्चिमी मीडिया रूस के जवानों के कई हिस्सों से पीछे हटने का दावा करता आया है। ऐसे में इस तरह के वीडियो पुतिन के जवानों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सैनिक उसके स्नाइपर से बचने के लिए जंगल में छिपने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जेलेंस्की की सेना ने इसी तरह के कई स्नाइपर जंग में उतार रखे हैं, जो रूस के जवानों को चुन चुन कर ढेर कर रहे हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों का सब्र अब जवाब देने लगा है, जिसके बाद कुछ जगहों पर तो टुकड़ियों के कमांडर उन्हें जबरन रोकने को मजबूर हो गए, क्योंकि अपने साथियों के बड़ी तादाद में मारे जाने से वो घबरा गए, जिसके बाद वो जंग से भागकर घर लौटने के लिए छटपटाने लगे। लेकिन आरोप लगाया कि टुकड़ियों की अगुवाई करने वाले कमांडरों ने उन्हें जबरन वहां कैद कर लिया, जिसका पर्दाफाश एक फोन कॉल के जरिए हुआ। रूस के एक सैनिक के मुताबिक लिपिस्क में तैनात रूस की टुकड़ी के 2500 से ज्यादा जवान 12 दिनों के अंदर जंग की भेंट चढ़ गए, लेकिन इसके बावजूद बचे हुए सैनिकों को वहां डटे रहने के लिए मजबूर किया गया और ये भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही उनकी मदद के लिए कुछ खूंखार लड़ाके वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लगेगा और तब तक महज मुट्ठी भर सैनिकों से यूक्रेन का सामना कर पाना नामुमकिन है, जिसके बाद वहां तैनात रूसी सेना के जवान अपने आर्मी चीफ पर भड़क गए। अपने परिवार से बातचीत करते हुए रूस के एक सैनिक ने दावा किया कि उसकी यूनिट में अब सिर्फ 20 से 25 सैनिक बाकी बचे हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिल रहा। जवानों ने आरोप लगाया कि अपने सैनिकों को वहां से निकालने की बजाय पुतिन उन्हें जंग की बलि चढ़ाने को बेताब है। इधर खबर है कि सऊदी अरब की ईरान से रक्षा का वादा करने के बावजूद सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कच्चे तेल के मुद्दे पर अब भी सऊदी अरब का फैसला बदलने की उम्मीद कम ही मानी जा रही है। इसीलिए ईरान के साथ चल रही तनातनी पर भी इसका असर पड़ सकता है। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने पिछले महीने तेल का उत्पादन गिराने का फैसला किया था।
इस संगठन में सऊदी अरब का भारी दबदबा है। रूस भी संगठन का हिस्सा है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि अमेरिका इस फैसले पर भड़क गया था। अमेरिका पहले से मांग कर रहा था कि तेल का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है ताकि तेल की कीमतें कम हो। तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को तगड़ा मुनाफा हो रहा है। यूक्रेन की जंग का खर्च निकालने में उसे काफी मदद मिल रही है। इसी बात पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तलवारें खींचने की नौबत आ गई थी और बाइडेन ने सऊदी अरब को इस फैसले का अंजाम भुगतने तक की धमकी दे दी थी। जवाब में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी झुकने को तैयार नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका से नाराज कई देशों ने सऊदी अरब का समर्थन कर दिया, जिनमें तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश भी शामिल हो गए और तेल इंपोर्ट करने वाले भी। तुर्की और चीन जैसे देशों का समर्थन मिलने से सऊदी अरब के भी हाथ मजबूत हो गए। इन देशों की दलील यह थी कि ओपेक प्लस संगठन का अमेरिका की मुट्ठी से निकलना जरूरी है। मतलब यह कि अमेरिका से नाराज हर मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दे दिया। 4 दिसंबर को ओपेक प्लस देशों की फिर से बैठक होने वाली है। एक बार फिर कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने या गिराने का फैसला होना है, लेकिन माना जा रहा है कि एक बार फिर यह संगठन बाइडेन की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है, जिसका सीधा असर ईरान और सऊदी अरब के बीच बन रहे तनाव पर पड़ सकता है। पिछले 15 दिनों से सऊदी अरब और इराक में जंग की तैयारी जोरों पर है और अमेरिका की फौज भी अपने जंगी जहाजों का अभ्यास शुरू कर चुकी है। आशंका यह है कि ईरान कभी भी इन दोनों देशों पर हमला कर सकता है, जबकि अमेरिका ने सऊदी अरब और इराक को सुरक्षा का भरोसा दिया था। माना जा रहा है कि अगर तेल के खेल में अमेरिका को पटखनी मिली तो वो अपनी झुंझुलाहट निकाल सकता है। मतलब ये कि सऊदी अरब और इराक की जंग से वो अपने हाथ खींच भी सकता है। मिड टर्म चुनावों में भी बाइडेन की पार्टी को लगे झटके के पीछे तेल की कीमतों को बड़ी वजह माना जा रहा है। इसीलिए 4 दिसंबर को होने वाली ओपेक प्लस की बैठक को बाइडेन बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। माना जा रहा है कि सऊदी अरब पर दबाव बनाने के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। उधर इजरायल से चल रही ताजा लड़ाई के बीच ईरान की बहुत बड़ी साजिश का भंडाफोड़ होने का दावा हुआ। खबर है कि इजरायल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान यूरोप के देश जॉर्जिया में इजरायल के नागरिकों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में था। यह भी दावा किया गया कि इस प्लान में ईरान अकेला नहीं था, उसके साथ एक जोड़ीदार भी शामिल था। वो जोड़ीदार था पाकिस्तान। मतलब ईरान इजरायल को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाने की कोशिश में था, लेकिन जॉर्जिया की ही सिक्योरिटी एजेंसी ने ईरान के प्लान पर पानी फेर दिया। उसने पाकिस्तान के उस नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जिसे एक इजरायली नागरिक को मारने के लिए खास तौर पर जॉर्जिया भेजा गया था। जांच हुई तो पता चला कि पाकिस्तान के उस शख्स को ईरान के एक ऑपरेटिव से हत्या का ऑर्डर मिला था। ईरान का तो इजरायल से 36 का आंकड़ा है ही। पाकिस्तान भी इजरायल को देश नहीं मानता और जॉर्जिया में इजरायल के नागरिक घूमने फिरने आते रहते हैं। ऐसे में दावा किया गया कि ईरान ने जॉर्जिया में एक पाकिस्तानी के हाथों इजरायल के नागरिक की हत्या का प्लान बनाया ताकि इजरायल से उसका बदला भी पूरा हो जाए और किसी को ईरान पर शक तक न हो। इधर G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शी जिनपिंग के सामने चीन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चीन पर कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल देने का इल्जाम लगाया और यहां तक कह दिया कि कनाडा के लोकतंत्र और वहां के संस्थानों को चीन निशाना बना रहा है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोपों को चीन ने नकार दिया, जबकि कुछ दिन पहले सामने आई कनाडा के खुफिया विभाग की रिपोर्ट में 2019 के चुनाव में चीन के दखल देने का जिक्र है। इस बीच सीरिया ने आरोप लगाया कि तुर्की की वजह से उसके उत्तरी इलाके में पानी की किल्लत हो गई है, क्योंकि तुर्की के सैनिक वहां पानी का कनेक्शन काट रहे हैं, जिसके पीछे उनका मकसद कुर्द लड़ाकों को इतना मजबूर करना है कि वो हथियार डाल दें। क्योंकि तुर्की को लगता है कि केवल एयर स्ट्राइक और बमबारी से बात नहीं बनेगी, या यूं कहें कि तुर्की सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पा रहा, इसलिए उसने कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए उंगली टेढ़ी कर ली और उत्तरी सीरिया में पानी का कनेक्शन काटने की ट्रिक आजमाई। सीरिया ने आरोप लगाया कि उत्तरी सीरिया के 1 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वहां मौजूद तुर्की के सैनिकों ने पानी का कनेक्शन काट दिया है, जिसकी बड़ी वजह है उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाके, जिन्हें मारने के लिए तुर्की ने कुछ दिन पहले ही उत्तरी सीरिया में हमला किया था और कई कुर्द लड़ाकों को मार गिराया था। लेकिन अब भी वहां कुर्द समुदाय के लाखों लोगों की आबादी है, जिन्हें खत्म करने के लिए तुर्की हर तरीका आजमाना चाहता है, फिर चाहे वो बमबारी हो, हवाई हमला हो या फिर लोगों को प्यासा मारना। सीरिया के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तरी सीरिया में मौजूद तुर्की के सैनिक इंसानियत भूल चुके हैं और लोगों को प्यासा मारने का प्लान बनाकर वॉर क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में पानी का कनेक्शन काटकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में डाल दी है, जो किसी युद्ध अपराध से कम नहीं। यही नहीं, सीरिया ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि वो तुर्की को रोके, क्योंकि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो तुर्की कुर्दों को खत्म करने के नाम पर उत्तरी सीरिया के आम लोगों को खत्म कर देगा और दुनिया तमाशा देखती रह जाएगी। उधर दावा है कि पुतिन अब विदेशी लोगों को रूस की सेना की वर्दी देकर जंग में उतारने की तैयारी में है। दावा है कि इसके लिए उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया।
जिसके मुताबिक अब दूसरे देश के लोग भी रूस की सेना में भर्ती हो सकेंगे। दावा किया गया कि पुतिन को यूक्रेन में सैनिकों की कमी के बाद ये फैसला लेना पड़ा, जिससे निपटने के लिए कई महीनों पहले उन्होंने 3 लाख लोगों को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया था। लेकिन उस डर से हजारों लोगों ने रूस छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रूस को अब दूसरे देश के लोगों को भी अपनी सेना में शामिल होने का न्योता देना पड़ा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस इन लोगों को बाकायदा अपनी सेना में बड़ी रैंक भी देगा। हालांकि रूस ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है, जिसके मुताबिक वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी सेना में शामिल करेगा जिन्हें उनके देश में किसी अपराध के तहत सजा न सुनाई गई हो। इसके अलावा उनके पुराने रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे ताकि उन पर कोई मुकदमा या तस्करी का आरोप न हो। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को हो रही हथियारों की कमी का तोड़ जर्मनी ने निकाल लिया है। उसने यूक्रेन के पड़ोसी देश स्लोवाकिया में हथियारों की मरम्मत के लिए एक प्लांट बनाने की पेशकश की, ताकि वो जंग में बर्बाद हुए खतरनाक हथियारों को फिर से इस्तेमाल में ला सके। इसके लिए उसने स्लोवाकिया में एक कारखाना बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाने का काम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लोवाकिया की सीमा यूक्रेन से लगती है और यही वजह है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ज़ेलेंस्की की फौज को हथियारों की कमी नहीं होगी। जर्मनी के मुताबिक इस कारखाने में हॉवित्जर और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टमों की मरम्मत पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि रूस पर यूक्रेन का वार कमजोर न पड़े। दावा किया गया कि इस पर काम शुरू भी हो चुका है, जिसकी पुष्टि जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लम्ब्रेस्ट ने की। उन्होंने दावा किया कि स्लोवाकिया में बनने वाला ये कारखाना कुछ हफ्तों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जहां यूक्रेन के हथियारों को दुरुस्त करने का काम होगा। उधर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा पर अपनी तैयारियां और पुख्ता कर ली। खबर है कि वहां सैनिकों की तैनाती के लिए 3D शेल्टर होम और बंकर बनाए जाएंगे, जिन पर दुश्मन के गोलों का असर भी नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख के पास तैयार इन शेल्टरों की खासियत यह है कि इन्हें आसानी से बनाया और मिटाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि अगर बाहर का तापमान -20 डिग्री तक चला जाए तब भी शेल्टर होम के अंदर तापमान 15 डिग्री तक ही रहेगा। यानी खून जमा देने वाली सर्दी में भी सीमा के पास तैनात 20,000 से ज्यादा जवान चीन से मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। एक पत्थर को निशाना साध कर छोड़ा गया, एक पत्थर को निशाना साध कर छोड़ा गया। आईना टूटा नहीं था, आईना तोड़ा गया। सौगात की एक बात कही विनय ने, देखकर हालात जिंदा सिर किनारे हो गए। सर कटे इंसान के सिर ठीकरा फोड़ा गया। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौगात की एक बात का।